हेलो फ्रेंड्स, अल्फा कोचिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस पहले ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिखर पांडे आप लोगों का यहाँ पे कुछ स्वागत करता हूँ और इस लाइव सेशन में आप लोग मुझसे अपने सवाल करने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों के सवाल आने तक मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने एमए किया हुआ है, उसके बाद मैंने बीएड किया था। एमए और बीएड करने के बाद मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। इसके उपरांत मेरा उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर चयन हुआ है इतिहास विषय में। तो इस पूरे सफ़र के दौरान जो चीज़ें मैंने सीखी उन चीज़ों को मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा और आप लोगों के सवालों का मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एक शिक्षक के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए हमको कुछ आवश्यक डिग्रियां हैं, जैसे बीएड जब तक आप विद्यालयी शिक्षा में करियर बनाना चाहें, और उसके साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या एमकॉम जिस भी विषय में स्नातकोत्तर करते हैं। इसके बाद आप विद्यालयी शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। और इसके उपरांत यदि आप उच्च शिक्षा में जाने का ख्वाब रखते हैं तो आपको नेट करना अनिवार्य है। नेट करने के बाद अभी जो कुछ नई चर्चाएं चल रही हैं उसमें ये भी है कि हो सकता है आने वाले समय में पीएचडी भी कंपलसरी हो जाए। तो एक शिक्षक के तौर पर कार्य करने में मेरे को अभी लगभग 1 साल हो जाता है और मैंने पाया है कि शिक्षक का पेशा समाज में सबसे ज़्यादा गरिमापूर्ण है, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है और आर्थिक दृष्टि से आप अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। तो एक शिक्षक बनना एक अच्छा पेशा हो सकता है। तो मैं क्वेश्चंस अपने के बारे में बताऊं तो मैंने एमए हिस्ट्री से किया हुआ है। टू 2016 में। उसके बाद मेरा दिसंबर 2015 का नेट जेआरएफ है। तो नेट जेआरएफ में मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट था। तो नेट जेआरएफ करने के लिए जिस समय मैंने पेपर दिया था उस समय यहाँ पर 3 पेपर हुआ करते थे, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन अभी पेपर का पैटर्न बदल चुका है और अभी केवल 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा एप्टीट्यूड का पेपर होता है। इसमें हमारे शिक्षण, अभिवृत्ति और रीजनिंग, गणित, इन चीज़ों से जुड़े हुए सवाल आते हैं। और जो हमारा पेपर 2 है वो हमारा पूरा का पूरा विषय पर केंद्रित रहता है। उसमें विषय से जुड़े हुए 100 सवाल आते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए, इस पेपर को करने के लिए जो मैंने सबसे ज़्यादा लाभदायक तरीका या सबसे ज़्यादा सफलता जिस तरीके से मिल सके वो तरीका यह था कि आप अपने सिलेबस को फॉलो करें, बहुत ही स्ट्रिक्टली सिलेबस फॉलो करें और उसके बाद पिछले सालों के क्वेश्चन को देखते रहें। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे आपको जानकारी मिलती रहेगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस पोर्शन पर कितना ज़्यादा ध्यान देना है और अभी पैटर्न कैसा चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को कर लेने के बाद नेट आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको उच्च शिक्षा में शिक्षण करने के लिए आवश्यक डिग्री है। और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, यह आपको शोध करने के लिए सहायता देती है, आर्थिक सहायता। और इसमें शामिल है कि आप 5 साल तक, शुरुआत के 2 साल में जेआरएफ होते हैं और उसके बाद के 3 सालों में एसआरएफ। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसकी आर्थिक मदद से आप अपना शोध कार्य कर सकते हैं, अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं या एमफिल कर सकते हैं। और इसके बाद नेट जेआरएफ प्लस पीएचडी होने के बाद आप उच्च शिक्षा विभाग में कार्य करने के लिए, एक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
दिस। इससे पहले 2019 सितंबर से मैं उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा विभाग में इतिहास के प्रवक्ता के तौर पर भी। तो इसमें जो हमारा लेक्चरर का पैटर्न है वो ऐसा है कि 100 क्वेश्चंस का एक हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उसके बाद हमारा साक्षात्कार इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो पहले इसका पैटर्न था कि जो रिटन का एग्ज़ाम था वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग हुआ करता था, यानी आपको साक्षात्कार देने के लिए जो चयनित करने का परीक्षा थी वो 100 नंबर की 100 सवालों की स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था और उसके बाद 100 नंबर का एक इंटरव्यू हुआ है। लेकिन अब पैटर्न में थोड़ा चेंज है और अब स्क्रीनिंग के मार्क्स इनका 50% वेटेज है और 50% वेटेज है इंटरव्यू का, पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो पर्सनैलिटी स्क्रीनिंग में आपके 100 सवाल पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट से आते हैं और कुछ सब्जेक्ट जिनमें उत्तराखंड आपका राज्य भी शामिल है, जैसे इतिहास, तो उसमें आपके उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए भी सवाल आते हैं। तो इन 100 नंबरों के पेपर में स्क्रीनिंग पास करने के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है और उस इंटरव्यू के दौरान आप में देखा जाता है कि जिस भी पद के लिए आपका साक्षात्कार हो रहा है, चाहे वो सिविल सर्विस हो या उच्च शिक्षा के लिए सहायक प्रोफेसर हो या विद्यालयी शिक्षा में प्रवक्ता के पद हों, तो अपने पद को ध्यान में रखते हुए आप इंटरव्यू की तैयारी करें। और इंटरव्यू में बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी शिक्षा के बारे में, आपकी उपलब्धियां, आपका गृह जनपद, आपके राज्य के बारे में और वर्तमान में कोई जो समसामयिक मुद्दा होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरे इंटरव्यू के टाइम पे कोरोना बीमारी का चीन में शुरुआत ही हुई थी, तो कोरोना से जुड़े हुए काफ़ी सवाल वहाँ पर पूछे गए थे और उससे पहले वाले मार्च में हुआ था, तो उस समय बजट आ रहा था केंद्र और राज्य सरकारों का, तो बजट की तैयारी कर लें और सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को इतना मजबूत बना लें कि आपके सब्जेक्ट में आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें कुछ न कुछ आंसर दे पाने में सक्षम हो। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका विषय काफ़ी मजबूत बन जाता है। और विषय की तैयारी होने के बाद अगर किन्हीं क्षेत्रों में आप आंसर नहीं कर पाते हैं, जैसे खेलकूद में या फिल्मों से जुड़े हुए कोई मुद्दे, तो उस समय आपकी ये गलती माफ़ की जाती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे से कुछ खेलकूद पे सवाल पूछे गए थे, तो विषय से जुड़े हुए सारे सवालों का आंसर मैंने दिया था, लेकिन पर्याप्त है इंटरव्यू को पास करने के लिए। बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको अपने सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जिस पद के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आप उसके लिए सारी योग्यताएं धारित करते हैं, आप योग्य हैं और इंटरव्यू में आपका चयन होने का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। एक बार देख लेते हैं अगर सवाल आए हैं तो। तो यहाँ पर एक सवाल आया है, हाउ आई प्रिपेयर यू। तो यूजीसी नेट का जो वर्तमान पैटर्न है उसमें आपके 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर 2। जो पेपर फर्स्ट है
एप्टीट्यूड आता है, उसमें 50 सवाल आते हैं और 50 सवालों में हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाता है। और वो 50 जो सवाल हैं वो 5 खंडों में बटे हुए रहते हैं, 10 + 50 क्वेश्चंस। तो उसमें से 10-10 सवाल अलग अलग खंड से हैं, कोई गणितीय अभियोग्यता से है, कोई रीजनिंग से है, कोई शिक्षण अभियोग्यता से है, कोई शोध अभियोग्यता से है, और समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए सवाल उसमें रहते हैं। तो इसकी तैयारी करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, शिक्षण अभियोग्यता, तो शिक्षण से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं उनका अध्ययन कर लें। और इसमें ये देखा गया है कि क्वेश्चन के रिपीट होने की, अगर आप सिलेबस और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके 80% से ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे कि जो आप पहले से पढ़ चुके होंगे और जिनकी आपने तैयारी की भी होगी। तो पहले पेपर में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यूजीसी में जो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान पहले पेपर के नंबरों का होता है। तो पहले पेपर में आप तैयारी करने के लिए प्रतियोगिता दर्पण और रीजनिंग की बुक्स, बैंक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर या सॉल्व क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और इसके बाद आता है पेपर 2। इसमें आपका सब्जेक्ट आता है, आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए 100 सवाल आते हैं और इन 100 सवालों में से आप जितने विषयों में, जैसे इतिहास को लेते हैं, इतिहास 4 खंडों में बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। तो 4 खंडों में सवाल आते हैं और वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि 25, 25, 25 और बचे हुए 25 सवाल। तो डिपेंड करता है कि आप किसी एक खंड को इतना मजबूत कर लें कि आपके सारे आंसर उस खंड के सही होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपके 3 खंड भी सही हो जाते हैं, माना प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके 75 सवाल हो जाते हैं। इन 75 में से 60 सवाल सही होने पर 120 नंबर यहाँ पे को कवर हो जाते हैं। और जो 50 सवाल हैं, पहला पेपर अब यहाँ पे को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप 40 से ऊपर चले जाते हैं, 40+ क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो 80, 120 और 80, 200 नंबर। और 180 से 210 के बीच में कहीं पर कट ऑफ रहती है, हर साल अलग अलग रहती है, और 180 से 210 के बीच में कहीं पर कट ऑफ है। तो 120 और 80 नंबर ये पर्याप्त हैं यूजीसी नेट के लिए आपके। अगला क्वेश्चन। इसके बाद एक अगला सवाल आया है, उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कैसे करें। तो ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका पेपर आयोजित किया जाता है। इसमें आपका स्क्रीनिंग है, एक प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें जो बच्चे चयनित होते हैं, तो जितने भी रिक्तियां होती हैं उन रिक्तियों पर 3 गुना, अगर 40 रिक्तियां हैं तो 120 बच्चों को प्रारंभिक परीक्षा से चयनित करके साक्षात्कार तक जाने का मौका मिलता है। और इंटरव्यू में आपका रेशियो 1:3 है। तो यहाँ पे को जो हमारे पढ़ाई करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ये छांटने के लिए है, ये आपको फेल करने के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर को रुक जाते हैं। अगर देखा जाए 100 बच्चे भी पेपर दे रहे हैं तो उन 100 में से पास होने के लिए 20 या 30 बच्चे ही होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपको फेल करने के लिए है। तो फेल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज की, छोटे छोटे फैक्ट जिसको फैक्चुअल नॉलेज कहते हैं, वो यहाँ पे को आपके काम आएगी प्रारंभिक परीक्षा में। और जो साक्षात्कार है वो आपको पास करने के लिए है। जो इंटरव्यू बोर्ड बैठा है वो वहाँ पे को अंदर लेने के लिए बैठा है, आपको चयनित करने के लिए बैठा है। तो आपने वहाँ पे को इस तैयारी के साथ जाना है कि आपकी योग्यता का वहाँ पे प्रदर्शन हो सके। तो साक्षात्कार में जो क्वेश्चन आते हैं वो अभियोग्यतात्मक होते हैं। ऊपर हमारे फैक्चुअल नॉलेज थी, तथ्यात्मक, और यहाँ पे हमारी विचारधारा, किसी भी सब्जेक्ट की अपनी विचारधारा या आइडियोलॉजी होती है। जैसे इतिहास है तो इतिहास में आपकी एक
आइडियोलॉजी तैयार होनी चाहिए कि आप किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आप इतिहास को किस तरीके से लिखना चाहेंगे, तो आपके पास जवाब तैयार रहना चाहिए कि आप इतिहास में क्या लिखना पसंद करेंगे। आप किन लोगों का इतिहास लिखना पसंद करेंगे? क्या आप राजाओं का इतिहास लिखना पसंद करेंगे? क्या आप समाज का इतिहास लिखना पसंद करेंगे? या जैसे देखा जाए तो कैम्ब्रिज विचारधारा और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और सबाल्टन आइडियोलॉजी या मार्क्सिस्ट, जितनी भी आइडियोलॉजी है इनमें से किसी एक आइडियोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है। या मतलब कहने का मतलब है कि आपकी विचारधारा यहाँ पे को क्लियर रहनी चाहिए। यहाँ पे आपसे साक्षात्कार में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ पे कोई भी नहीं पूछेगा कि अकबर ने किस सन में कौन सी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पे को आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के जीतने के पीछे कारण क्या थे, या क्या कारण था कि मुगल वंश इतने लंबे समय तक भारत में राज कर सका, या अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत में शासन किया, इसके पीछे क्या कारण था, भारत की जनता का किस तरह का समर्थन उनको प्राप्त था। या वर्तमान परीक्षा के लिए फैक्चुअल नॉलेज में थे 2nd रैंक और 8th सीरियल नंबर था। फर्स्ट रैंक पर 3 बच्चे थे और 2nd रैंक पर 5 बच्चे थे। तो इन दोनों में ही फर्स्ट रैंक के 75 मार्क्स थे। तो इन दोनों ही इंटरव्यू में एक कॉमन सी बात थी कि दोनों ही शिक्षण कार्य के लिए जाने वाले इंटरव्यू हैं। और यहाँ पे कोई एक बहुत कॉमन सी चीज़ थी कि बोर्ड टीचिंग, इंटरव्यू बोर्ड आपसे टीचिंग करवाता है, लेकिन मेरे दोनों इंटरव्यू में मेरे से टीचिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई थी। लेक्चरर में मेरे को बोला गया था कि क्या आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं जैसे ही बोर्ड के पास पहुंचा और 2-3 लाइनें बोली तो उन्होंने मेरे को वापस बिठा लिया था। और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में तो मेरे से बोर्ड टीचिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से जा रहा है। अगर आप कुर्सी पर बैठे बैठे ही सामने बोर्ड के आंसर देने में सक्षम हैं और उनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो नौबत नहीं आएगी जाए। तो लेक्चरर में जो मेरे से सवाल पूछे गए थे उसमें उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए सवाल काफ़ी थे, और उसमें भी मेरे गृह जनपद पिथौरागढ़ से जुड़े हुए सवाल, जिसमें जनजातियों, ट्राइब्स के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। ट्राइब्स के कल्चर, उनकी लैंग्वेज और उनके पिछड़े होने के कारण या उनके सामाजिक उत्थान के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो मेरे से सवाल पूछे गए थे, तो मेरा ग्रेजुएशन बीएससी है, तो हिस्ट्री के इंटरव्यू में जो मेरे से सवाल पूछे गए थे वो पूरे के पूरे साइंटिफिक हिस्ट्री के पूछे गए थे। मेरे से जो भी पूछा गया था वो इतिहास के वैज्ञानिक पक्षों से रिलेटेड था। जैसे उसमें कुछ जो सवाल पूछे गए थे, जैसे एक था सापेक्षतावाद का सिद्धांत। हर कोई जानता है कि आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है, लेकिन इतिहास में आइंस्टीन से पहले भी एक दार्शनिक ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। वो सवाल मेरे से पूछा गया था। उसके अलावा मेरे से सौर मंडल पर सवाल पूछे गए थे कि भारत के किस राजा ने खगोल विद्या का अध्ययन करने के लिए जंतर मंतर या वेधशालाएं बनवाई थी। इसके अलावा मेरे से एक सवाल पूछा गया था कणों से जुड़ा हुआ सिद्धांत की कण सिद्धांत किसका था और किस भारतीय मुनि का नाम इस कण सिद्धांत पे पढ़ा है, तो एक कणाद थे। इसके अलावा जो मेरे से सवाल पूछा गया था वो था हिग्स बोसॉन की, जो हिग्स बोसॉन था उसमें हिग्स कौन और बोसॉन कौन थे और इस पार्टिकल का काम क्या है, इसकी खोज कब से प्रारंभ हुई थी और कब जाकर के पूरी हुई। इसके अलावा मेरे से विज्ञान के सवालों में ये पूछा आपकी स्ट्रीम बदलने के पीछे कारण क्या था। तो अगर आप ऐसा बैकग्राउंड रखते हैं, बीएससी के बाद एमए या एमकॉम, या मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, पूरी स्ट्रीम चेंज हो जाती है, तो आपके पास इस चीज़ का जवाब तैयार रहना चाहिए कि इतना बड़ा स्विच ओवर करने के पीछे क्या कारण था। सवाल